ईयर क्वेश्चंस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर जिस टॉपिक से बार बार उस टॉपिक से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्लस कितने टाइप के उस टॉपिक से क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन का पैटर्न हो सकता है, साथ ही में कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है किसी भी क्वेश्चन के अंदर अपना आंसर, ताकि आपको फुल मार्क्स आए और वो क्वेश्चन किस टाइप से और ज़्यादा मोल्ड होकर आपके इस एग्जाम में आ सकता है, क्या क्या उसके चांसेस है। तो ये सारी बातें जो आपको लग रही होगी यार जाननी है, बड़ी क्यूरियोसिटी है, बिकॉज भाई 10th के एग्जाम अब आने ही वाले हैं और आप सबको लग रहा हो कि भाई जल्दी से कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स मिल जाए, जल्दी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाए जिनके चांसेस ज़्यादा हैं इस बार आने में, तो काफ़ी आराम से आपका चला जाएगा एग्जाम। तो आज हम सारे इन टॉपिक से बात करने वाले हैं इस पूरे सीरीज के अंदर जो कि हमने चलाई है, दैट इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज, जहां पर मैं रोज आपके लिए लाती हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एंड आंसर हम डिस्कस करते हैं। वो सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको मेंशन किए हैं कि हाँ भाई कैसे आ सकते हैं और किस किस टॉपिक में आ सकते हैं और किस टॉपिक को और कैसे उस टॉपिक में से क्या क्या चीज़ें पूछ सकते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, आपका सबर और ना आपको बेचैन करते हुए, ना आपका और सबर बढ़ाते हुए। तो चलिए मैं वेलकम करती हूँ आपका सभी का एकेडू में एक बार फिर से, और स्टार्ट करते हैं अपनी प्रीवियस ईयर वाली क्वेश्चन आंसर की सीरीज। तो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज राइट दी 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, गिव 1 इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ईच। ओके, तो आज मैं आपको स्टार्ट करने से पहले ही बता देती हूँ कि आज जो मैंने क्वेश्चन आंसर्स लिए हैं दैट इज आर ऑल ऑफ 5 मार्क, यानी कि आज मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर आपको करवाने वाली वो 5 मार्कर है। प्लस हम ये भी देख लेंगे कि भाई क्या इस क्वेश्चन के अंदर और भी कुछ ज़्यादा मॉडिफिकेशन हो सकता है, हो सकता है तो क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ा हमने, दैट इज 5 मार्कर क्वेश्चन है कि हाँ भाई हमें देखना है कि हाँ भाई 3 ब्लड वेसल्स कौन कौन सी होती है और उनके काम। ठीक है, अब क्योंकि ये 5 मार्कर है तो पहले हम बात करें ये 3 मार्कर में भी आ सकता है, 4 में भी आ सकता है, दैट विल डिपेंड। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर बात करें कि भाई 3 और जो भी हमारे क्या होती है वेसल्स होती है, ब्लड की वेसल्स, उनके बारे में बताना, उनके बारे में डिस्क्राइब करना है, उनका इंपॉर्टेंट फीचर भी। तो हमें क्या करना है भाई, उन तीनों के बारे में नाम तो लिखना है। अब वो तीनों कौन कौन सी है, दैट इज आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। राइट, अब कितनी भी हमारी आर्टरीज है वो क्या कर रही होती है, वेन्स जो होती है क्या कर रही होती है, कैपिलरीज जो है क्या कर रही होती है। अगर सिर्फ 3 मार्कर है तो मैं क्या करूँगी, सिर्फ ये तीनों लिख के दैट्स इट, मेरा काम खत्म। बट वहीं अगर मैं इसको बोलती हूँ भाई 5 मार्कर में है, ठीक है, अगर ये 5 मार्कर में है देन यू हैव टू मेंशन कि भाई आर्टरीज में भी 2 टाइप हो सकते हैं, जो नॉर्मल आर्टरीज एंड जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे आर्टरीज क्या होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, और अगर उसके आगे पल्मोनरी लग जाए दैट मीन्स पल्मोनरी आर्टरीज क्या होती है भाई, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, जो कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या काम करती है भाई, जितना भी लंग्स से हमारा यानी कि जो हमारे हार्ट में आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि बॉडी से लेकर आ रही है वेन, अब वो जितना भी हार्ट के अंदर आया वो हमारे लंग्स तक देगा कौन, पल्मोनरी आर्टरीज। तो वो अभी आपको मेंशन करना पड़ेगा, प्लस आपको सेम काम करना पड़ेगा वेन्स के साथ जो कि कैरी करती है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बट जब उनका पल्मोनरी काम हो जाता है तो भाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है की जगह वो क्या कर देती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, जो कि हार्ट को देना होता है, किस लंग से हार्ट को देना होता है उसको। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। प्लस पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन सिर्फ और सिर्फ लंग्स टू हार्ट का ही कनेक्शन करती है, बाकी बॉडी में कहीं नहीं होती, जबकि वेन्स एंड आर्टरीज हमारे बॉडी के अंदर बहुत हर जगह हमारे वेन्स एंड आर्टरीज जो है होते हैं। प्लस कैपिलरीज वो ऐसी चीज़ है जहाँ एक कॉमन पॉइंट होता है कि भाई जहाँ पर हमारी आर्टरीज जो ऑक्सीजन दे रही है वो सडनली वेन्स में चेंज हो जाती है एंड फिर वो डीऑक्सीजन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड अदर वेस्ट को कैरी करने लगती है, दैट इज द कैपिलरीज। तो वो सब भी आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। अब देखते हैं इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है अगर ये है 3 मार्कर तो। ठीक है, सबसे पहला आता है भाई हमारा आर्टरीज, दैट इज दे आर कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट एंड द वेन्स क्या है हमारी, दे कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द ऑर्गन टू द हार्ट। ठीक है, आपको इनका वे भी लिखना है कि भाई कौन कहाँ से ले रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले रही है, कहाँ से ले रही है, हार्ट से ले रही है। ठीक है ना, कहाँ से ले रही है बेटा, हार्ट से ले रही है, लंग से नहीं ले रही है। जो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगी यानी कि हमारा साफ खून जो हमारे लंग से लेगा दैट इज दी पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, दैट इज दी पल्मोनरी वेन्स। आर्टरीज तो सिर्फ कहाँ से लेगी, जो हार्ट के पास उसने छोड़ दिया, हार्ट से लेगी, हार्ट से कनेक्शन है पूरे बॉडी तक का आर्टरीज एंड वेन्स का, बट हार्ट टू लंग का जो कनेक्शन है दैट इज पल्मोनरी वेन एंड पल्मोनरी आर्टरीज। ठीक है, वेन्स भी क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है, कहाँ से लेती है भाई, हमारी बॉडी से लेती है, और कहाँ देती है, हमारे हार्ट को कैरी, हमारे हार्ट को जो वापस दे देती है, ताकि वहां से अब पल्मोनरी आर्टरी जो है हमारे लंग्स को वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दे दे और वहां से वो ऑक्सीजनेटेड उसको कर दे, प्योर उसको कर दे। वो पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको समझाया था, अगर आपको थोड़ा बहुत भी इसमें है कि हाँ मैम क्या प्रोसेस है, एक बार
ठीक है। तो यहाँ तो नहीं, बट मेरी प्रीवियस वीडियोस बनी हुई है, आप वहाँ जाके जो है चेक कर सकते हैं कि हाँ भाई हार्ट का और लंग्स का क्या काम होता है, जो कि मैंने वन शॉट बना रखी है पूरा ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर। तो चलिए देखते हैं अगेन, दैट इज द वेन्स का काम देख लिया। वेन्स के बाद आते हैं भाई हमारे कैपिलरीज। आर्टरीज एंड वेन आर डिवाइडेड इनटू द फॉर्म द आर्टरियोल्स एंड द न्यूट्रिशन hormones gases and diffuse into the tissues of the capillaries and vice versa। क्या हुआ है भाई, आर्टरीज एंड जो हमारे वेन्स होती है वो आगे फर्दर आर्टरियोल्स में एंड वेंट्रिकल्स में छोटे छोटे से जो है वेसल्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। और आई टोल्ड यू एक कॉमन पॉइंट भी होता है जहाँ से भाई हम ऑक्सीजन ले आ रहा होता है, जो कि आपको दिखाया भी होगा डायग्राम के अंदर कैपिलरीज। तो वो क्या कर रहे होते हैं भाई, डिवाइड हो जाने के बाद फिर उसके बाद वो अपना फर्दर आगे काम कर रही होती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, हमारे कैपिलरीज, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई आर्टरीज और वेन्स को और ज़्यादा जो है हम छोटा कर देंगे, यानी कि आर्टरियोल्स और वेंट्रिकल्स में कर देंगे, तो क्या बन जाएंगे हमारे लिए कैपिलरीज। और कैपिलरीज एक वो भी है जो भाई कॉमन पॉइंट बनाती है उन दोनों का, जब वहाँ पर वो ऑक्सीजन ब्लड लेती है और डीऑक्सीजन ब्लड जो है वापस लेके जा रही होती है। ऑक्सीजन ब्लड दे रही होती है और डीऑक्सीजन ब्लड जो है लेके जा रही वापस हो रही होती है। ठीक है, अब इसमें जो ब्लड का सर्कुलेशन है, यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स की जगह आपको पूछ लेगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल आर देयर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो वहाँ पर आपको सारी लिखनी पड़ेगी, कैपिलरीज भी, आर्टरीज भी, वेन्स भी, पल्मोनरी वेन्स भी, पल्मोनरी आर्टरीज भी, ऑर्ट्रा भी, वासा कावा भी। तो वो सब चीज़ आपको जो है लिखनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये सब लिखना है। अगर यहाँ पर आया कि हाउ मेनी टाइप्स, वहाँ पर आपको सबको देखना पड़ेगा, प्लस अगर आगे डिस्क्राइब भी करना है तो भी बनाना पड़ेगा। या फिर ये बात आ सकती है कि भाई अब मुझे बताओ कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द वेन्स या व्हाट आर द फंक्शन ऑफ आर्टरीज विद इन आवर बॉडी या विद इन आवर बॉडी एंड इन दी सर्कुलेशन। ठीक है, सर्कुलेशन के अंदर क्या रोल होता है, तो ऐसे भी बन के आ सकता है क्वेश्चन 2 मार्कर में। ठीक है, तो आपको वो भी आ सकता है। तो मतलब इस टॉपिक से ज़्यादा पूछ लेगा कि हाँ भाई इन जो जितनी भी वेसल्स हैं इनका क्या काम है, कितनी वेसल्स होती है, सर्कुलेशन में क्या काम है, बॉडी के अंदर क्या काम है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं बनते। तो आपको इतना ही पढ़ना है कि हाँ भाई आपको पूरा पता हो कि हाँ भाई कोई सा भी क्वेश्चन मोल्ड करके आ जाए, देन आप इतने कैपेबल हैं कि आप उसका आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, दैट इज trace the sequence of the event which occur when the bright light is focused in your eye। ठीक है, अब अगेन ये क्या हो गया भाई, रिफ्लेक्स एक्शन का क्वेश्चन। कंट्रोल एंड कंडीशन में हमने देखा है ना कि जब कभी भी कोई चीज़ हम पे पड़ रही होती है तो उसका कोई रिएक्शन हम देते हैं, किसी एक्शन का रिएक्शन हम दे रहे होते हैं। अब वो जो रिएक्शन होता है वो कैसे जाता है भाई, रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर, यानी कि रिफ्लेक्स आर्क के अंदर। सपोज आपकी आंखों के ऊपर बहुत जोर की लाइट पड़ी है, तो अब सडनली क्या, वो जो लाइट आपके पड़ी है विद इन अ सेकेंड, वो जितनी भी लाइट पड़ रही है वो जितने भी ऑप्टिक नर्व जो पिक्चर बनेगी उसकी, वो ऑप्टिक नर्व जो है उसको ब्रेन के थ्रू ले जाएगी, बिकॉज ये सेंसरी ऑर्गन है। फिर वहाँ से सेंसरी नर्व जो है ब्रेन पर लेके जाएंगी CNS। अब CNS पे रिएक्ट करेगा कि भाई हमें जल्दी से अपनी आइज को क्लोज करना है, बिकॉज अगर हम अपनी आइज को क्लोज नहीं करेंगे तो हमारी आई को वो हार्म कर सकती है, दैट इज द हार्मफुल रेज, हार्मफुल ब्राइट रेज। तो वो क्या हमारे मोटर नर्व को, यानी कि जिससे कि हम अपनी आइज को बंद करेंगे, उनको सिग्नल देंगे कि भाई जल्दी से अपनी आइज जो है क्लोज कर लो। तब जाते हैं जैसे ही हम यहाँ ब्लिंक कर लेंगे या फिर अपनी आँख को तुरंत बंद कर लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। और ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है, यानी कि इतना टाइम नहीं लगता। जब कभी भी लाइट आती है तो आप सडनली बंद करते हो, आप ये देखते हो कि अच्छा ठीक है ब्रेन अभी करेगा। तो विद इन अ सेकेंड वाला प्रोसेस है ये। और ये पूरा जो प्रोसेस है देखते हैं एक बार इसको, दैट इज व्हेन अ ब्राइट लाइट इज फोकस्ड ऑन योर आई, इट गोज टू द ब्रेन एंड रिवर्ट बैक टू द मैसेज फॉर द मोटर न्यूरॉन एंड विच कॉन्ट्रैक्ट द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट इज ओकर। ये है रिसेप्टर, दैट इज द आई। आई से भाई क्या हमारा सेंसरी न्यूरॉन गया, सेंसरी न्यूरॉन ने किसको दे दिया, CNS, दैट इज द ब्रेन। ब्रेन से जो मैसेज आया दैट इज दी मोटर न्यूरॉन। अब मोटर न्यूरॉन ने किसको बोला, आइज को। आइज ने क्या करा भाई, कॉन्ट्रैक्ट करा ताकि आई जो है हमारी बंद हो जाए। ठीक है, अब भाई इस रिफ्लेक्स आर्क के ऊपर ना क्वेश्चन आता ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 मार्कर भी आ सकता है प्लस 5 मार्कर भी आ सकता है। और क्योंकि ये 5 मार्कर है दैट मीन्स आपको प्रॉपर पूरा ऊपर एक्सप्लेन करना है और नीचे इसका डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने डायग्राम नॉर्मल आपको दिखा देगा क्या पाथवे होता है, आपको वहाँ पर डायग्राम जो क्रिएट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको आई बनानी पड़ेगी, वहाँ पर आपको रिसेप्टर बनाना पड़ेगा, ताकि आप बड़े ही आराम से उसको रिप्रेजेंट कर सके और रिप्रेजेंटेबल मैनर में वो हो। ठीक है, प्लस इसके अकॉर्डिंग जो और क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक पे, तो भाई वो जो है आपका ब्राइट लाइट की जगह कुछ भी रख सकता है, मतलब स्टिमुलस चेंज कर देगा। सपोज उसने बोला किसी ने आपको पिंच करा है, या उसने बोला कि भाई आपका हाथ जो है
जल्दी से जो है हीट स्टॉप पर लग गया है, ठीक है, वो जल्दी से आप तुरंत हटाओगे तो उसके अंदर क्या होगा, वो प्रोसेस जो है, ये जो पूरी लाइन है रिसेप्टर से सेंसरी, ब्रेन से मोटर, बट यहाँ पर जो आपका ऑर्गन होगा सेंसरी ऑर्गन वो चेंज हो जाएगा। अगर वहाँ पर हीट का केस है तो वो क्या हो जाएगा, आपका सेंसरी ऑर्गन आई की जगह स्किन हो जाएगा। अब स्किन जो है यानी कि आपको जो मसल्स है वो आप उसको हटा लेंगे, अपने हैंड को हटा लेंगे, तो वो सारी चीज़ यहाँ पे आ सकती है। रिफ्लेक्स आर्क पे क्वेश्चन आएगा, ये नहीं है कि हाँ भाई क्या सिर्फ और सिर्फ लाइट वाले पे है, वो स्टिमुलस जो है कुछ भी चेंज कर सकते हैं, बस आपको ये देखना है कि पूरा पाथवे क्या होता है और कैसे कैसे उसके अंदर चेंजेस जो है आएंगे, जो कि आपको पता ही है कि हाँ भाई नॉर्मली आप कैसे रिएक्ट करते हो, बस आपको वो ही ध्यान में रख के आंसर देने हैं, वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, दैट इज व्हाट आर दी प्लांट हॉर्मोन्स, नेम दी प्लांट हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दी फॉलोइंग। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं भाई 5 मार्कर में, 4 मार्कर में, दिस इज 4 मार्कर वाला क्वेश्चन, बिकॉज मुझे पता है भाई यहाँ पर ना 4 ही पॉइंट्स हैं और सिर्फ एक एक वर्ड के ना मुझे एक एक नंबर मिल रहा है और 4 नंबर मेरे हाथों में, तो अगर वो आपने याद नहीं करा होता, ठीक है, कि हाँ भाई किस वाले से ग्रोथ मिलती है स्टैम्प को हमारे प्लांट के अंदर, किससे मिलती है भाई, जिब्लेरिन से, ठीक है, किससे मिलती है, जिब्लेरिन हार्मोन से, प्लस प्रमोशन ऑफ द सेल डिवीजन, सेल डिवीजन को प्रमोट कौन करता है भाई, दैट इज द साइटोकाइनिन, वो सेल डिवीजन करता है। इनहिबिशन में तो आंख बंद करके क्या, एब्सिसिक एसिड, एंड एलोंगेशन कौन करता है, ऑक्सिन, एज आई टोल्ड यू कि हाँ भाई ऑक्सिन क्या करता है, एलोंगेशन पार्ट के अंदर होता है, वो एलोंगेशन देता है। सेल डिवीजन में सबसे ज्यादा काम किसका होता है भाई, हमारा साइटोकाइनिन का। ग्रोथ स्टैम्प को ग्रोथ कौन देता है, जिब्लेरिन्स। तो ये सारी चीजें अगर आपको याद नहीं होती तो आपको 4 मार्क्स नहीं मिलते, तो ये सब आपको याद रखना है। प्लस आपको लिखना है कि हाँ भाई ऊपर इन प्लांट द ग्रोथ डेवलपमेंट एंड द रिस्पॉन्सेज and the responses to the environment are controlled and coordinated by the special class of chemical substance known as the phytohormones, and they are synthesis in the minute of the amount। इसने क्या बोला है कि भाई हमारे एंजाइम क्या होता है, कि 5 मार्कर है, वहाँ पे पूछा है कि हार्मोन्स होते क्या है, ठीक है, तो अगर आपने पूछा है कि हार्मोन्स क्या होता है तो आपको लिखना पड़ेगा ऐसे केमिकल होते हैं जो माइन्यूट अमाउंट में हमारे प्लांट के अंदर रिलीज आउट होते हैं, जिससे कि वो हमें ग्रोथ, हमारे प्लांट को ग्रोथ देते हैं, डेवलपमेंट देते हैं, एंड बाकी सारे एनवायरनमेंट के जितने भी रिस्पॉन्स वो दे पाते हैं स्टिमुलस के, यानी कि रिफ्लेक्स आर्क जो देते हैं वो इन हार्मोन्स की वजह से ही दे रहे होते हैं। ये हो गया हमारा एंजाइम का यानी कि हार्मोन का पूरा डिस्क्रिप्शन, प्लस कौन कौन से हैं वो आप पे लिखा है, दैट इज जिब्लेरिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड ऑक्सिन्स। आई होप दिस इज क्लियर। ये 5 मार्कर क्वेश्चन कैसे भी बन के आ सकता है। सपोज अगर यहाँ पर ये नहीं पूछा, यहाँ पर ये पूछ देगा भाई ऑक्सिन का वर्क क्या होता है, जिब्लेरिन्स का वर्क क्या होता है, कितने हार्मोन प्रेजेंट होते हैं हमारे प्लांट के अंदर और हर हार्मोन का फंक्शन क्या होता है। ये ऐसे भी आ सकता है और टिपिकल भी बना के आ सकता है, जैसे कि आपने अभी देखा पीछे कि सिर्फ एक फंक्शन लिख दिया, बिकॉज वहां पर बहुत सारे मतलब यार सेल डिवीजन तो हर कोई कर रहा है तभी तो ग्रोथ दे रहा है, ऑक्सीजन भी तो सेल डिवीजन कर रहा होगा, बट ज्यादातर कौन इन्वॉल्व होता है, दैट इज द साइटोकाइनिन्स। तो आपको प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। इससे ज्यादा और कोई इसमें वेरिएशन नहीं होगी कि हाँ भाई बता दो कि हाँ भाई हार्मोन का नाम दे दिया बताओ इसका क्या काम है, या फिर काम दे दिया बताओ नाम क्या है, प्लस बोल देगा कि पूरे हार्मोन्स बताओ। प्लांट हार्मोन्स इंपॉर्टेंट है बिकॉज ह्यूमन हार्मोन्स के बारे में अभी आपको इतना एक्सप्लेन डिटेल में नहीं किया है, इतना प्लांट हार्मोन के बारे में आपको बताया गया है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, ठीक है। तो आपको प्रॉपर ध्यान देना है कि भाई प्लांट हार्मोन से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। प्लस अगर आप सोच रहे हो कि अभी ह्यूमन हार्मोन का तो बताया मैम थोड़ा बहुत, बट बेटा ह्यूमन हार्मोन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है, आप उस पर फोकस करो, ठीक है, ज्यादातर बिकॉज आपके जो हार्मोन्स है वो आप डिटेल में पढ़ना 12th के अंदर, वहाँ पे प्रॉपर एक चैप्टर है, वहाँ पे देखोगे आप क्या ह्यूमन के अंदर क्या क्या हार्मोन्स होते हैं और वो कैसे कैसे रिएक्ट कर रहे होते हैं। 10th के लेवल पे इतना आपको नहीं बताया गया, जो थोड़ा बहुत बताया वो थोड़ा बहुत पढ़ लेना, वो 1 मार्कर 2 मार्कर में होगा, और क्योंकि हम आज उनकी बात नहीं करें तो नहीं करेंगे, आज सिर्फ और सिर्फ 5 मार्कर, ओके। अब देखते हैं दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्लांट द मेंडल यूज फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। कौन सा प्लांट यूज किया था, पी प्लांट, राइट। What type of progeny was obtained by the Mendel in the F1 and F2 generation when he crossed the tall and the short plant? Write the ratio of the obtained F2 generation plant. चलो ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि भाई जो प्लांट लिया था क्या था, दैट इज द पी प्लांट। पी प्लांट के बाद उसने बोला है कि अगर उसने पी प्लांट के अंदर जो करेक्टर लिया है दैट इज द टॉल एंड शॉर्ट। अब मुझे बताओ कि F1 जनरेशन में उसका क्या आगे रिएक्शन आया, यानी कि F1 जनरेशन में क्या प्रोजेनी आई, एंड F1 के बाद जब F2 जनरेशन है तो उसमें क्या प्रोजेनी है, प्लस उसका रेशियो भी हमें लिखना है। तो चलिए करते हैं, हाँ जी।
सबसे पहले जो मेंडल है बेटा उसने पी प्लांट यूज करा जिसका नोमेनक्लेचर करके साइंटिफिक नेम है दैट इज दी पीसम सेटिवम। यहाँ पर 1 मार्क में भी आ सकता है कि पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है, तो वो आपको लिखना पड़ेगा। व्हेन ही क्रॉस द शॉर्ट प्लांट द प्रोजेनी एंड ऑब्टेन द F1 जनरेशन एंड F2 जनरेशन के साथ सेल्फ जनरेट करा तो F2 जनरेशन उसने आई, तो वहाँ पे डॉर्फ आई। तो जीनोटाइप जो था F1-2 का रेशो दैट इज द 1 रेशो। ओके जीनोटाइप ना, ठीक है। जेनेटिक रेशो क्या था भाई, वो था हमारे पास 1:3 था, ठीक है, बिकॉज F2 के अंदर जो जनरेशन थी बेटा वो 4 है। मैं आपको बताती हूँ अभी, थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट है। यहाँ पर देखते हैं इसको बड़े आराम से। दैट द फिनोटाइपिक रेशो दैट इज 3:1। फिजिकली ये थी टॉल थे और डॉर्फ थे। जेनेटिक रेशो थी 1:1, ठीक है, जीनोटाइप थी। अब यहाँ पर देखते हैं दैट इज अगर यहाँ पर मेरा फर्स्ट जनरेशन दैट इज द F1 जनरेशन, ठीक है। अब मेंडल ने क्या लिया भाई, एक टॉल प्लांट लिया दैट इज TT, टोटली टोल, एंड एक शॉर्ट प्लांट दैट इज TT, टोटली डॉर्फ। अब यहाँ से क्या आया भाई हमारे पास, दैट इज TOT, और यहाँ से TOT, तो यहाँ पे क्रॉस करा दैट इज एक टॉल एक डॉर्फ, एक टॉल एक डॉर्फ, ठीक है। अब इसके आप फिनोटाइप देखोगे तो दोनों क्या टॉल है, बट जीनोटाइप देखोगे तो क्या है भाई ये हाफ, ठीक है, यानी कि सेमी टॉल एंड सेमी डॉर्फ है। अगर जीनोटाइप यानी कि जेनेटिक मटेरियल देखोगे तो यहाँ पर दोनों चीज है, बट अगर इसको फिनोटाइपिक देखोगे इसकी रेशो दैट इज 1:1 यानी कि नहीं दैट इज 2:0 यानी कि यहाँ पे कोई भी डॉर्फ नहीं है, ठीक है। बट अगर जीनोटाइप देखोगे तो अगेन दैट इज दी 1:1 यानी कि जितना दैट विल नॉट बी 1:1, बट यहाँ पे आएगा सेमी टॉल डॉर्फ, ठीक है। अभी तो हो गए बेटा हमारी F1 की जनरेशन। अब बात करते हैं F2 की। F2 भी मैं लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि F2 जनरेशन में कैसे आया होगा हमारा 3:1 फिनोटाइपिक रेशो। अब एक बार देखते हैं। तो F1 की जनरेशन हमारे पास आई थी दैट इज T एंड T। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सेल्फ क्रॉसिंग करेंगे। अब यहाँ पर क्या बना, टॉल, यहाँ पर क्या बना, सेमी टॉल, अगेन सेमी टॉल, डॉर्फ, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि भाई अगर सिंपल फिजिकली अपीयरेंस देखूंगी यानी कि फिनोटाइप देखूंगी तो यहाँ पर क्या 3 टॉल है और एक डॉर्फ है दैट इज 3:1। बट अगर मैं जेनेटिक रेशो देखूंगी तो भाई यहाँ पर टॉल कितना है, 1, डॉर्फ कितना है प्रॉपर 1, तो जेनेटिक रेशो क्या होगी 1:1, ठीक है। और ऐसे कौन से जो सेमी टॉल दैट इज 1:2, तो 1:1:2, ये क्या होगी इसकी प्रॉपर रेशो अगर मैं इसके जीनोटाइप पे गई, ठीक है। फिनोटाइप तो नॉर्मल था हमारा 3:1, बस आपको फिनोटाइप ही बताना था तो आपने फिनोटाइप बताया दैट इज 3:1। जीनोटाइप पे बताना दैट इज 1:1:2। आई होप दिस इज क्लियर। बस यहाँ पे लिखना दिस इज द टॉल, दिस इज द डॉर्फ एंड दिस इज द सेमी टॉल डॉर्फ दैट इज बिग T एंड स्मॉल T। आई होप दिस इज क्लियर कैसे करके आपका जो क्रॉसिंग ओवर आपको करवाना है और कैसे करके उसका जो आंसर आपको लिखकर दिखाना है। और क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो भाई यहाँ पर जो करेक्टर इन्होंने लिए हैं मेंडल ने, तो भाई वहाँ पर करेक्टर टॉल और डॉर्फ ना करके अब वो कुछ बोलेगा, रिंकल सीड्स ले लेगा, राउंड सीड ले लेगा, येलो ले लेगा, ग्रीन ले लेगा, कुछ भी ले सकता है। प्लस आपसे कोई भी लॉ पूछ सकता है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो सारे लॉ आपको याद करने हैं बिकॉज वहाँ पर भी 3 मार्कर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। प्लस आपको क्रॉसिंग देखनी पड़ेगी, क्रॉसिंग कैसे होती है बिकॉज क्रॉसिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर दैट इज व्हाट इज वाटर हार्वेस्टिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर what is water harvesting, list the 2 main advantage associated with the water harvesting at the community, ठीक है। water harvesting क्या होता है, सिंपल, जब कभी भी रेन का वाटर होता है अगर हम उसको बचा के रख रहे होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं भाई वाटर हार्वेस्टिंग। मेथड कुछ भी हो सकता है बट अगर हम उसको बचा कर रख रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं उस पानी को जो कि बारिश समय मिला है, तो वो क्या हो गया बेटा हमारे लिए वाटर हार्वेस्टिंग। प्लस इसके क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं भाई, हम इससे क्या ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ा सकते हैं, हम इस पानी को जो कंजर्व कर रहे हैं बाद में प्योरीफाई करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम अपने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में इसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे फायदे पानी के, अगर पानी खत्म भी होता है, अगर पानी कंजर्व करके रखा है तो इसको यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ हो सकता है पानी का, ठीक है। वाटर साइकिल के अंदर भी यूज़ होता है। ये तो हो गए सारे एडवांटेज। प्लस 2 कोर्स के, हाँ भाई ये बार बार फेल क्यों हो रहा है, अगेन एसिड रेन होगी तो
क्यों करेंगे हम उसको स्टोर, ठीक है। एसिड रेन होगी तो क्यों स्टोर करेंगे। अब एसिड रेन किस लिए होती है, पॉपुलेशन की वजह से, ठीक है। पोल्यूशन की वजह से रेन नहीं हो पा रही है, इसलिए फेल हो पा रहा है, ठीक है। या फिर प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं मिल पा रहा है, कैसे करें कैसे ना करें, ये सब क्या हो सकते हैं भाई इसके कॉजेज। एक बार देखते हैं इसका आंसर, दैट इज वाटर हार्वेस्टिंग मीन कैप्चरिंग द रेन वेयर इट फॉल एंड कैप्चरिंग द रेन ऑफ इन द विलेज एंड टाउन एंड कैन बी डन बाय कैप्चरिंग द रेन ऑफ फ्रॉम द लोकल कैचमेंट्स, ठीक है। कुछ भी चीज़ आप यूज़ करो, बट सिंपल सी बात है, अगर आप रेन को स्टोर कर रहे हो दैट मीन्स आप वाटर हार्वेस्ट कर रहे हो। एडवांटेजेस, हार्वेस्टिंग वाटर अलाउ कैप्चरिंग बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्स एंड अदर इमीडिएट नीड्स के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। प्लस वाटर सस्टेनेबल इरिगेशन में यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, कॉज फॉर फेयर, कॉज क्या क्या है भाई इसके, दैट इज इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अब जितना ज़्यादा एग्रीकल्चर हम यूज़ करें तो ग्राउंड वाटर का लेवल धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ये भी इसका कॉज हो सकता है। इंक्रीज इन पोल्यूशन, एज आई टोल्ड यू, इंडस्ट्रियल वेस्ट रिस्पॉन्सेज, पॉपुलेशन बढ़ रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, ये सब चीज़ क्या वहाँ पर ज़्यादा आ रही है, तो वाटर हार्वेस्ट जो है आराम से हो नहीं पाता है, ठीक है। वाटर हार्वेस्टिंग के साथ साथ और भी कुछ चीज़ें आ सकती है यहाँ पर नेचुरल रिसोर्स चैप्टर के अंदर से। सपोज अभी वाटर के ऊपर आए, आपको एयर पोल्यूशन के ऊपर भी क्वेश्चन दे सकते हैं, ऐसे ही करके क्वेश्चन मिलेगा आपको कि क्या क्या एयर पोल्यूशन है, क्या क्या कॉजेज है, क्या क्या एडवांटेजेस है अगर हम इसको क्लीन करते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन गैस इफेक्ट क्या होता है। तो वो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, वो सब चीज़ें ना बेटा आपको देखनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी, और हर एक चीज़ को आपको देखना पड़ेगा कि हाँ भाई इस चैप्टर के अंदर से ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है बन सकते हैं। और प्रॉपर 5 मार्कर जो है मैंने आपको बताया है, और क्या किस किस टाइप के आ सकते हैं मैंने आपको वो भी डिस्कस इसके साथ साथ कर लिया है। तो अब यही आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज जो मैं लेके आने वाली हूँ। अब मैं बनाने वाली हूँ अगेन 5 मार्कर बनाऊंगी या 3 मार्कर पे, 1 मार्कर बहुत हो गया, ठीक है। और एक दिन हम बना लेंगे ऐसी सीरीज जो सिर्फ 1 मार्कर के ऊपर ही होंगी। तो चलिए आज के लिए यहीं पर ही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज़ के लिए, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।